नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में बीती शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस की दिग्गज नेता रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, धारचूला विधायक हरीश धामी सहित उत्तराखंड की राजनीति के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के साथ उनकी कई यादें जुड़ी हुई है। हकीकत तो ये है कि इंदिरा हृदयेश ने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर राज्य के विकास के लिए काम किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि इंदिरा हृदयेश एक विजनरी पर्सनैलिटी थी, जिन्होंने हमेशा राज्य के गांव के विकास के लिए कार्य और योजना बनाई है। करण महारा ने कहा है कि आज हमें जरूरत है कि हम इंदिरा हृदयेश के अधूरे सपने को पूरा करें और उसे आगे बढ़ाने का काम करें। हमारी उनके साथ बहुत संघर्षपूर्ण यादें रही। मिल करके संघर्ष किया। 2000 में मिल करके वो लीडर अपोजिशन थी, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था और एक विधायक थे। एक विधायक से सरकार बनाने तक की यात्रा में हम साथ साथ चले और उसके बाद के क्रम में 2012 से निरंतर हमने प्रचार अभियान साथ साथ चलाया और फिर सरकार में साथ काम किया। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी, एक समर्पित व्यक्तित्व थी और बड़ी दृढ़ व्यक्ति थी। मेरे साथ में उनकी यादें वाकई में जुड़ी हुई हैं और कई बार हम लोगों ने साथ सफर किया या साथ बैठ कर के विचार साझा किए। तो मैं मानता हूँ उनकी तुलना, मैं मानता हूँ उत्तराखंड में अगर हम सभी नेताओं में तुलना करें, मैं मानता हूं सबसे अग्रणी और उच्च नेताओं में उनकी तुलना और की जाती है। और उनके द्वारा किए गए विकास कार्य जितने भी वो आप सबके समक्ष हैं। वो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन थी और एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। हम लोग उनसे सदा सीखते। पुण्यतिथि है और हमारे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। इंदिरा जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका कृतित्व था, जो उनका नाम था, जो उनकी पहचान थी, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो सभी को ज्ञात है। संसदीय ज्ञान और संसदीय परंपराओं की वो ध्वजवाहक रही और एक अजात शत्रु भी थी। सभी सर्वदलीय सभी दल उनका मान सम्मान करते थे। जितना सत्ता पक्ष में उनका सम्मान था, उतना ही विपक्ष में भी उनके लोग उनका आदर सम्मान करते थे। अगर आप प्रोसीडिंग उठाएंगे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की, जब विधान परिषद की कई बार वह उत्तर प्रदेश में काउंसिल में सदस्य रही और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड निर्माण के बाद, राज्य गठन के बाद संसदीय परंपराओं को लेकर जिस तरह से संसदीय कार्यमंत्री के रूप में जो उनकी प्रोसीडिंग में जो उनका व्याख्यान है, जो उनकी बहुत बड़ा योगदान है। आप जो सुन रहे हैं लोगों को और जो अपनी एक जो अपनापन था उनके अंदर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, और काम के प्रति जो संजीदगी थी, जैसे भी कोश्यारी जी कह रहे थे, अध्ययन जितना करती थी, पाठ्यक्रम का अध्ययन करती थी, संसदीय ज्ञान जो उनका था, तो वाकई में भूतपूर्व है। और जिस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने का उनका हमेशा प्रयास रहता था, राज्य के हित में जो विकास का प्रयास था, वाकई में अद्वितीय अतुलनीय है। आज उनकी कमी मुझे ही, पूरे हल्द्वानी वासी को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड वासियों को अवश्य महसूस होता है। कांग्रेस पार्टी के लोग को विशेष, क्योंकि एक वो साफ स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखती थी, बेबाकी से बात रखती थी, बोलने से बात रखती थी। देखिए, मैं ही नहीं रहा, मेरे पिताजी भी उनके सहयोगी रहे और अब मैं भी उनके साथ सहयोगी रहा। एक विजनरी पर्सनालिटी के रूप में मैं उनको देखता हूं और स्पष्टवादी थी, ज्ञान की भंडार थी और उनका अनुभव किसी की बराबरी नहीं कर सकता। पहला शख्स मैंने देखा था अपने जीवन में जो हाउस में, सदन में ये कहता था
कि सदन केवल परंपराओं से नहीं चलता, ना ही केवल नियम से चलता है। सदन परंपरा और नियम से चलता है, ये बात को बार बार कहती थी और उसको स्थापित भी करती थी और स्पष्टवादी थी। इंदिरा जी एक बोल्ड लेडीज थी, वो परिपक्व राजनीतिक थी और हमेशा जिस काम को करने के लिए ठानती थी उस काम को करके छोड़ती थी और उनको संसदीय ज्ञान मैं समझता हूँ बहुत अधिक था। और मेरा उनका साथ जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था 5 साल तक रहा तो उस समय बहुत कुछ मैंने भी उनसे सीखा और उनका बहुत बड़ा सहयोग स्पीकर की भूमिका को निष्पक्ष रखते हुए जिस तरह से सरकार बची उसमें उनका भी योगदान बहुत बड़ा रहा। उसके लिए उनको हमेशा कांग्रेस के लोग याद करेंगे, उत्तराखंड याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंदिरा जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं अपनी ओर से और अपने पूरे विधानसभा की ओर से। और निश्चित तौर पर मुझे 2 कार्यकाल उनके साथ काम करने का मिला, 2012 से 17 तक का। आज हमको एहसास होता है कहीं न कहीं उनकी कमी इस प्रदेश को जो है अब महसूस हो रही है। अगर शायद इंदिरा जी होते तो आज उत्तराखंड की राजनीति कुछ और होती। और निश्चित तौर पे हल्द्वानी में जो उन्होंने, हल्द्वानी के पूरे उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको लोग कभी नहीं भूलेंगे, जब वो लोक निर्माण के जो है मंत्री थे। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते लव जिहाद के मामले में सरकार की कार्रवाई के साथ साथ स्थानीय लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सत्यापन कराने की भी बात कही है, लेकिन उत्तरकाशी में व्यापारियों और स्थानीय लोगों की नाराजगी इस कदर है कि हिंदुवादी संगठनों ने 15 जून को उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई है, जबकि इसके ठीक 3 दिन बाद की जून को मुस्लिम संगठन भी देहरादून में महापंचायत करने जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने किसी भी महापंचायत के होने से इनकार किया है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो उत्तराखंड में लोगों के बीच बढ़ रहे विरोध को कैसे कम करे। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून, जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून, अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, वहाँ का मैं विधायक हूँ। ये बेसिकली एक्चुअली एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, मतलब ये भड़काने का काम किया जा रहा है। मैं एक चीज आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। क्यों? क्योंकि अगर देखिए भाई, अगर आप गलत भी करोगे, आप गलत बयानबाजी भी करोगे, तो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताइए, मैं आपसे ये कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है कि जैसा आप लोग भी बता रहे हैं 15 को महापंचायत है। इसके रिगार्डिंग कल गोष्ठी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा आयोजित की गई सभी संगठनों के साथ, जो अनुषांगिक संगठन है इनके, और दोनों ही पक्ष के संप्रदाय के लोग थे, और सबने यही कहा है मीटिंग के दौरान कि अमन से शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और एक पक्ष का ये कहना भी था कि हमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं है, हमें यहाँ से किसी ने नहीं भगाया। तो मीटिंग में 2 चीजें उभर के आई है। जहाँ तक सम्मेलन की बात है, महापंचायत की बात है, इसके बारे में पूछा गया तो वेन्यू कहीं बताया नहीं गया, कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये चीजें अभी संज्ञान में नहीं आया। लेकिन इतना है कि इसके लिए प्रॉपर एक अनुमति की जरूरत होगी। यदि कोई गोष्ठी इत्यादि आयोजित की जाती है तो इसके लिए अनुमति की जरूरत होगी प्रशासन से। और हम सब जानते हैं कि पुरोला की घटना के बाद पहाड़ धधक रहे,
पहाड़ में लोग गर्मी से शांति पाने के लिए आते हैं, ठंडक के लिए आते हैं। ये पहाड़ का कल्चर भी नहीं है जो पहाड़ में हो रहा है। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया, बहन बेटियों वाला मामला है, स्वाभाविक ही है कि कुछ आक्रोश रहता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि अगर कोई न्यूसेंस जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनकी आड़ में जो बेगुनाह लोग हैं, जिनके बाप दादा लक्कड़ दादा यहाँ रह रहे हैं, लंबे समय से लोग रह रहे हैं और वो बेगुनाह लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। तो पिछले 15 दिन लगातार उत्तराखंड में रह रहे लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने समर्थकों सहित तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट से मुलाकात की है। इस दौरान चेयरमैन गित्ते ने कहा है कि उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए राजस्व विभाग ने 1985 से उत्तराखंड में रहने के लिए प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, जबकि ऐसा कोई भी शासनादेश नहीं है। पिछड़ी जाति को, चाहे एससी को, चाहे एसटी को, उनको लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाजपा की जनता को, क्योंकि पटवारी के द्वारा ये कह दिया जाता है 1985 का अपना कोई रिकॉर्ड ला के दो यहाँ के रहने का, तब आपका जाति प्रमाण पत्र मिलेगा होता है। अब मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, 1985 का कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर किसी का पहले आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत हुआ पिछड़ी जाति का या एससी का, वो अपना प्रमाण पत्र दिखा के अपना प्रमाण पत्र निर्गत करा सकता है। ये आज तक अपनी मनमानी करते हैं कुछ लोग इसमें बैठे हुए, जिससे कि आम पब्लिक को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और हम इस लड़ाई को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इसमें सीधा सीधा एक्ट में लिखा गया है, साइलेंट अटैक एक्ट है ये, उसमें लिखा गया है जिसके पास स्थायी प्रमाण पत्र होगा उसे जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर जब ये उत्तराखंड बन गया है तो उत्तर प्रदेश के एक्ट को भी नहीं मान रहे और उसके 85 का एससी को, चाहे एसटी को, उनको लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाजपा की जनता को, क्योंकि पटवारी के द्वारा ये कह दिया जाता है 1985 का अपना कोई रिकॉर्ड ला के दो यहाँ के रहने का, तब आपका जाति प्रमाण पत्र मिलेगा होता है। अब मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, 1985 का कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर किसी का पहले आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत हुआ पिछड़ी जाति का या एससी का, वो अपना प्रमाण पत्र दिखा के अपना प्रमाण पत्र निर्गत करा सकता है। ये आज तक अपनी मनमानी करते हैं कुछ लोग इसमें बैठे हुए, जिससे कि आम पब्लिक को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और हम इस लड़ाई को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इसमें सीधा सीधा एक्ट में लिखा गया है, साइलेंट अटैक एक्ट है ये, उसमें लिखा गया है जिसके पास स्थायी प्रमाण पत्र होगा उसे जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर जब ये उत्तराखंड बन गया है तो उत्तर प्रदेश के एक्ट को भी नहीं मान रहे और उसके 85 का उत्तराखंड में सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं पिछले 2 दिनों से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया है और वहीं पहाड़ में कुछ स्थानों पर शाम को हुई वर्षा की फुहारों ने राहत पहुंचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून समेत 6 जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज बुधवार को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत के कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। तारीख को और 15 तारीख को बात करें तो इसमें एक्टिविटी बढ़ने वाली। 15 तारीख को आप देखेंगे कि अनेक जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है
विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। तो ऐसे स्ट्रांग विंड की वजह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना, इस तरह की जो इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी पुरोला से सामने आ रही है, जहां पर 19 जून तक 144 लागू धारा 144 लागू की गई। बड़ी जानकारी पुरोला से नगर क्षेत्र में 19 जून तक ये धारा 144 लागू, जिला प्रशासन ने सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, जिला प्रशासन ने कहा सख्ती से इसका पालन होगा। नगर क्षेत्र में 19 जून से धारा 144 लागू कर दी जाएगी। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिला प्रशासन ने सख्ती से पालन किया जाएगा। नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 लागू, जिला प्रशासन ने कहा सख्ती से होगा पालन। इस वक्त की बड़ी खबर, नगर क्षेत्र में 19 जून तक किया जाएगा पालन। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 लागू, जिला प्रशासन ने सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 लागू किया जाएगा। तो पुरोला से बड़ी जानकारी, नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 लागू की जाएगी। जिला प्रशासन ने सख्ती से पालन करने की बात कही है। तो जिला प्रशासन ने सख्ती से पालन करने की बात कही है। तो पुरोला से बड़ी जानकारी, 19 जून तक धारा 144 लागू रहेंगे। अल्मोड़ा के द्वारा हाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मदन बिष्ट ने कहा है कि 1 या 2 दिन में बता दिया जाएगा कि उत्तराखंड का अगला प्रदेश प्रभारी कौन बनेगा। देवेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस नेता और विधायकों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को 2 फाड़ से बचाने के लिए कांग्रेस अलाकमान ने पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विधायकों की नाराजगी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। मदन बिष्ट ने पहले प्रीतम सिंह और तिलक राज बेहड़ ने भी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है। हम आपको ये भी बता देंगे 1-2 दिन से, आप हमारा वो लेना, इंटरव्यू लेना, हम ये भी बता देंगे कि दूसरा प्रभारी कौन आ रहा है। क्या नाराजगी किससे? नहीं, प्रभारी से हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी। जब सीएलपी बनाए, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाए, तो नैतिकता के आधार पर प्रभारी को रिजाइन देना चाहिए था। हार का जुम्मा इन्होंने लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बांटने में ये भी उतने हिस्सेदार, तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको एज ए यहाँ के इंचार्ज से उनको इस्तीफा, हमारी नाराजगी सिर्फ ये। राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं दून वासियों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए राजधानी की 2 प्रमुख नदियों रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। वहीं रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 साल में एलिवेटेड रोड बनेगा और शहर को जाम से राहत मिलेगी। वहीं इसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। साथ ही इस रोड का फिजिबिलिटी सर्वे भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि बिंदाल नदी पर आईएसबीटी के पास से एलिवेटेड रोड शुरू होगी। यहां से लालपुल चौक, कांवली पुल, बिंदाल तिराहा से मैक्स अस्पताल तक पहुंचेगी। इस सड़क की कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। रिस्पना नदी पर रिस्पना पुल के पास एलिवेटेड सड़क शुरू होगी, जो राजीव नगर चौक, चौबानहाट आयते पार्क होते हुए नागल सेतु तक जाएगी। देखिए, सुनने में ऐसा आया है और सर्वे भी चल रहा है कि नदी रिस्पना और बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।
सर्वे चल रहा है, लेकिन इन्होंने कोई लोगों को ये नहीं बताया है कि कितना चौड़ा होगा, कितना बड़ा होगा और कहाँ कहाँ से पानी लगेगा, किस जगह कॉलम बनेंगे, क्या बीच में बनेंगे, नहीं बनेंगे, कौन सी बस्तियां हटाई जाएंगी। इस सिलसिले में हमने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की है कि इसको स्पष्ट करें कि एलिवेटेड रोड कहां से कहां तक जा रहा है और कितना बड़ा जा रहा है और किन किन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है और कितनी बस्तियों को हटाया जा रहा है। क्योंकि अगर बीच नदी के बीचों बीच में कॉलम बने तो पानी दोनों तरफ जाएगा और दोनों तरफ मरीन बस्तियां बसी भी हैं, उसमें हजारों तो 18 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि डोईवाला के भनियावाला में बुधवार को महापंचायत प्रस्तावित थी, लेकिन उनको पुलिस द्वारा समझाया गया और वह महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। साथ ही देहरादून में होने वाली 18 जून को मुस्लिम समुदाय के द्वारा महापंचायत प्रस्तावित है, उसमें भी जो संगठन के लोग हैं उनसे बात की जा रही है। पुलिस ने सभी को एसओपी के बारे में जानकारी दे दी है, साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था बिगड़ने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक सहित अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो उन जितने भी लोग उसमें संगठन इसमें इन्वॉल्व थे उनसे हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने बात कर ली है, तो वो तो कैंसिल हो गया है। उनको समझा बुझा करके और सभी पहलुओं पर उनको बताया गया है और वो कैंसिल हो गया है। दूसरा एक 18 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें भी जितने भी लोग संगठन उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है और उनको भी हम क्लियरली बता देंगे डूज और डोंट्स के बारे में और उसके जो भी एसओपी है उसके बारे में। और किसी को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो दिल्ली एनजीओ पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल, लव जिहाद के विरोध में महापंचायत को लेकर याचिका। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तरकाशी में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत की अनुमति नहीं देने की मांग, धमकियों को देखते हुए इजाजत न देने की मांग की गई। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में महापंचायत की अनुमति नहीं देने की मांग की गई है और धमकियों को देखते हुए इजाजत न देने की मांग इस वक्त की बड़ी खबर है। हम जानकारी आपको बता दें, एनजीओ पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दायर, लव जिहाद के विरोध में महापंचायत को लेकर याचिका। उत्तरकाशी में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, धमकियों को देखते हुए इजाजत न देने की बात कही गई है और एनजीओ पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की है। लव जिहाद के विरोध में महापंचायत को लेकर याचिका, उत्तरकाशी में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत। पंद्रह जून को विश्वविख्यात कैचीधाम में लगने वाला मेला नैनीताल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ये माना जा रहा है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु कैचीधाम में बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यही वजह है कि पुलिस ने 2 दिन का ट्रैफिक प्लान बनाया है, जिसमें भवाली में 4 पार्किंग और 2 मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई गई है, जो कि हल्द्वानी से कैची को जाने वाले लोग भवाली में पार्किंग के बाद शटल सेवा से कैचीधाम जा सकेंगे। इसमें हम लोगों ने भवाली को फोकस किया है। भवाली में 4 पार्किंगें चिन्हित की गई है, मोटरसाइकिल की पार्किंगें, छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग बनाई गई है और भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है। इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए आपका 14 तारीख से शाम से ये प्लान लागू कर दिया जाएगा। जसपुर में डिप्टी सीएमओ हरेंद्र मलिक के निर्देशन पर आशा और एएनएम हेल्थ वर्करों की बैठक की गई थी, जिसमें डिप्टी सीएमओ ने हेल्थ वर्करों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी थी। वहीं बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बताया है कि फील्ड में
मातृ और शिशु से संबंधित काम होता है। साथ ही उन्होंने टीकाकरण और हेल्थ संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए समीक्षा बैठक की। हमारे जिले के एसीएम श्री हनीन मलिक जी यहाँ पे आशाओं की और एएनएम्स की मीटिंग ले रहे हैं। जो हमारे फील्ड में वर्क होता है मातृ और शिशु सुरक्षा से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित और हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर जो काम हो रहा है उसके संबंध में सभी एएनएम से जो है समीक्षा मीटिंग की जा रही है। उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अल्मोड़ा में मुख्य रूप से जागेश्वर और कटारमल सूर्य मंदिर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। धामी जी हमारी वो उसके चीफ गेस्ट रहेंगे। अध्यक्षता जैसे आपको पता है माननीय विधायक करते हैं। साथ ही साथ हम कटारमल में भी स्टेट लेवल प्रोग्राम करा रहे हैं, तो 2 जगह प्रोग्राम होगा। हमारा एम ये है कि इन प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जो धाम है, मानसखंड के जो 2 धाम है जागेश्वर और कटारमल, उसकी टूरिज्म प्रमोट कर सकें और हमारी जो योग की हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको भी हम प्रमोट कर सके। मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य होगा, इसको हम अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और इसकी जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारी योग की वैल्यूज हैं, जो हमारी जागेश्वर धाम की जो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।